हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और सब कुछ फेयर वगैरह नोट्स सब कुछ बना लिए होंगे। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर देखते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का उद्भव होता है। अच्छा, आधुनिक मानव के उद्भव में क्या होता है कि आपको देखेंगे कि जैसे होमो जब प्रजाति आती है, होमो इरेक्टस आती है, फिर होमो हैबिलस आती है, और उसी के धीरे धीरे परिवर्तन के साथ हमको क्या आ जाता है, हमको होमो सेपियंस आ जाता है 1,60,000 पुरुष, जिसको हम लोग आधुनिक मानव के रूप में जानते हैं। उसके बाद में हम लोग ये भी देखे थे कि कैसे शहरों का जो था वो क्रमिक विकास होता है, कैसे खेती का शुरुआत हो जाता है, और खेती के शुरुआत होने से क्या होता है कि एक जगह पे लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, लोगों का एक जगह अस्थाई आवास हो जाता है। और उसी अस्थाई आवास धीरे धीरे जो गांव था वो धीरे धीरे जब सब कुछ वहाँ मौजूद हो गया, जहाँ पे देखेंगे कि व्यापार जब शुरू हो जाता है, तो व्यापार शुरू होने के बाद क्या होता है कि एक आपको देखेंगे कि एक शहर का निर्माण होने लगता है। अब उस शहर के निर्माण में अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि क्या कैसे उस शहर के निर्माण होता है। और वहाँ शहर के निर्माण के बाद देखेंगे कि एक और चीज़ यहाँ पे जो होता है उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं लेखन कला। अब लिखने का कला आ जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले में पढ़े थे कि होमो जो प्रजाति थे वो क्या था, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, इस सांकेतिक भाषा के प्रयोग करने के बाद अब लिखने वाला कला शुरू होने वाला है। और ये लिखने वाला कला किस तरह से इसका विकास होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसमें जो था हमको सबसे जो हमारे चैप्टर में पढ़ना है वो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले जो आपको आया था वो कौन आया था, मेसोपोटामिया आया था। उस समय जो था बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, सभ्यताएं पूरे विश्व में बन गई थी, जहां लोगों का इकट्ठा हो गए थे। लोग एक दूसरे से क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी या ट्रेड वगैरह, आपको व्यापार वगैरह शुरू कर चुके थे। उन सारे में जो सबसे 4 प्रमुख सभ्यता जन्म ली उस समय के समय में, जिसमें आपको देखेंगे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हमारे भारत की हड़प्पा की सभ्यता, और एक चाइनीज सभ्यता। इन सारे सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की है, और सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता भी इन्हीं को कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कृषि की शुरुआत, यहीं से देखेंगे लेखन कला की शुरुआत, यहीं से देखेंगे आप शहरीकरण का शुरुआत। तो हम आज मेसोपोटामिया के बारे में देखते हैं। मेसोपोटामिया की खुदाई 1840 ईस्वी में होती है, जो वर्तमान इराक में मौजूद है। वर्तमान जो इराक देश है, उस इराक में इस मेसोपोटामिया आज भी है। ये पुराने मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज भी एक मेसोपोटामिया नामक जगह इराक में मौजूद है, तो अभी भी इराक में इसका मौजूद है, और इसकी खुदाई 1840 में होती है। लेकिन इसकी खुदाई की मतलब लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ खुदाई करना है, या यहाँ पे जो था वो आपको कोई मेसोपोटामिया नामक जगह भी है, इस चीज़ का पता कैसे चलता है। तो यहाँ पे कुछ विज्ञान जो पुरातत्वविद हैं उनका कहना है कि एक बाइबल में है बुक ऑफ जेनेसिस, एक बाइबल का एक बुक है जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ जेनेसिस। अच्छा, इस बुक ऑफ जेनेसिस में कहा जाता है कि इसका जिक्र किया गया था कि 2 नदियों के बीच एक शहर स्थापित है, और वो कुछ उसके लोकेशन को बारे में बताया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वैज्ञानिकों वहाँ जाते हैं और इस चीज़ के सच्चाई का पता लगाने के लिए, और जब पता लगाते हैं तो उनको सच में एक शहर मिलता है जिसको हम लोग मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो ये इस चीज़ के मिलने के बाद, और ये बाइबल में इस चीज़ को पढ़ने के बाद मेसोपोटामिया की खोज की जाती है, जिसकी 1840 में खुदाई की जाती है, और इसका हम लोग वर्तमान इराक में इसका मौजूदगी है।
अच्छा, मेसोपोटामिया जो है वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक का नाम है मेसो और दूसरा का नाम है पोटामस। मतलब कि मेसो और पोटामस, मेसो का अर्थ होता है बीच यानी मिडिल, और पोटामस का अर्थ होता है नदियाँ, यानी दो नदियों के बीच के स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। और ये दो नदियाँ कौन थी, ये दो नदियाँ उस समय थी यूफ्रेटस और टिग्रिस। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच क्या था, बचा हुआ कौन सा अर्थ था, ये मेसोपोटामिया था। और इसी यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बाद में क्या हो जाएगा कि जब आपको इराक पे इस्लाम धर्म का कब्जा हो जाएगा, इस्लाम धर्म जब उदय हो जाएगा और इस्लाम धर्म इस पे कब्जा कर लेगा, तब आप देखेंगे कि इसी दोनों नदियों का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है, दजला एवं फरात नदियाँ। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ या दजला एवं फरात नदियों के मध्य जो स्थित है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। याद रखिएगा, ये दोनों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लोगों को विज्ञान, साहित्य, मैथ्स तथा नक्षत्रों की भी जानकारी थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत सारे मैथमेटिक्स के खोज करके गए थे। इनको चंद्रमा, सूर्य के बारे में भी जानकारी थी। विज्ञान के बहुत सारे सबूत मिलते हैं तथा इनके यहाँ साहित्य के भी, लेखन कला के भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं। तो ये इतना क्या बोलते हैं, इतना शहरीकृत और इतना मतलब जो कहा जा सकता है ना कि एडवांस जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया थी, जहाँ पे इन सारी चीज़ों का ज्ञान इन लोगों को था। अब मेसोपोटामिया को समझने के कुछ स्रोत होते हैं, और ये स्रोत आपको हमेशा पूछता है कि मेसोपोटामिया को समझने के स्रोत में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो आप इस को जब पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जिसमें भवन, मूर्तियाँ, आभूषण, मुहर, हथियार और कब्र, ये सारे चीज़, जो भवन खुदाई में मिले हैं, मूर्तियाँ जो वहाँ से मिली हैं, जो आभूषण मिले हैं, जो वहाँ से मुहर मिली है, हथियार और कब्र जो मिले हैं, इन सारे चीज़ों को इन सारों चीज़ों से मिलने के बाद हम मेसोपोटामिया के पूरे एक भौगोलिक ढांचा और उनके सारे स्थिति को हम लोग देख चुके हैं। इन सारे चीज़ों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और इसको आप एक क्वेश्चन के तौर पे रख लेंगे कि इसको हम लोग एक लास्ट में इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लिख लेंगे। अब हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में कुछ जान गए। अब इसके भौगोलिक स्थिति को जानते हैं कि ये किस प्रकार से था और कैसे कैसे इसका क्षेत्र विस्तार था। इसमें आपके भौगोलिक स्थिति में ये देखिए एक अर्धचंद्राकार के रूप में है। जैसे आप ऐसे, ये चंद्रमा का एक भाग है और इसको अगर आप उल्टा कर दे तो वही क्षेत्र क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया का। जो आपको देखेंगे पश्चिम में नील नदी से लेकर के उत्तर में टिग्रिस और दक्षिण में आपको यूफ्रेट्स नदी के मध्य ये जो पूरा बसा हुआ था। तो ये पूरा, ये ऊपर की तरफ जो टिग्रिस नदी थी, नीचे था यूफ्रेट्स नदी, और इधर जो मिस्र की सभ्यता थी, आपको देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में मिस्र जो ग्रीक लास्ट क्षेत्र पड़ता है, इसी क्षेत्र में नील नदी बहती है। यहाँ नील नदी तक इसके क्षेत्र का विस्तार था। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसके पूरे भूमि में कैसा कैसा इसका स्थल था और कैसा कैसा इसका बनावट था। इसमें उत्तर में आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र था, ये उत्तरी भाग जो था इसका, ये उत्तरी भाग सबसे ऊंची भूमि इसकी यही थी, जहाँ पे स्टेपी का घास का मैदान था और इसलिए यहाँ खेती न होकर पशुपालन अधिक था। यहाँ पे एक स्टेपी घास का मैदान था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे प्रकार के घास होते थे, जिसके कारण यहाँ खेती संभव नहीं था। और खेती न संभव होने के कारण यहाँ पे पशुपालन पे ज़्यादा अधिक जोर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे घास की मौजूदगी बहुत अधिक थी। और घास की मौजूदगी अधिक होने के कारण यहाँ पे लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। और इस क्षेत्र में आपको केवल इसी, जैसे भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, इन सारे चीज़ों का पशुपालन उत्तरी क्षेत्र में होता था। तो ये सबसे ऊंची भूमि थी और यहाँ पे आपको स्टेपी घास का मैदान मिलता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से निकलता है। इसके जो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र था जहाँ पे टिग्रिस नदी बहती थी, वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे फसल की पर्याप्त आपको देखेंगे कि पर्याप्त बहुत वर्षा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि इस टिग्रिस नदी और इस उत्तरी भाग के बीच का जो जगह था वहाँ पे पहाड़ी एरिया ज़्यादा था, और जहाँ आपको देखेंगे कि पहाड़ ज़्यादा होता है वहाँ पर बरसात हमेशा होती रहती है। जैसे कि हम लोग अपने मेघालय में भी देखते हैं कि वहाँ पर 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, और इन तीनों पहाड़ियों के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में कहीं वर्षा होती है तो मेघालय में होती है। तो इसी के कारण जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र होती है वहाँ पे आपको जब
हम ज्योग्राफी बताएंगे तब उसमें बताएंगे कि कैसे पहाड़ों के कारण बरसात बहुत अधिक होती है। तो इस क्षेत्र में क्या था, पहाड़ी एरिया थी, लेकिन पहाड़ी एरिया होने के बावजूद यहाँ पे क्या होता है, वर्षा अधिक होती थी। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बहुत अधिक अच्छी थी और इसके कारण यहाँ पे खेती का क्या होता है, खेती बहुत अच्छा होती है। और यहीं से सबसे पहले खेती का शुरुआत होती है, जिसका 7000 से 6000 ईसा पूर्व इसका क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही खेती की शुरुआत सबसे पहले होती है, जिसका समय आपको 7000 से 6000 ईसा पूर्व था। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर आते हैं पूर्वी क्षेत्र में। अच्छा, इस पूरे पूर्वी क्षेत्र में टिग्रिस नदी थी और टिग्रिस नदी का बहाव था और इस टिग्रिस नदी के सहायक नदियाँ भी थी। टिग्रिस के जो सहायक नदियाँ थी, अब इस टिग्रिस की जो आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पे जो सहायक नदियों से ये क्षेत्र क्या था, पूरा भरा हुआ था। और इस पूरे सहायक नदियाँ और एक क्या कहते हैं, मुख्य नदी जो बह रही थी इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता था कि इस पानी का यूज करके, इस नदियों का यूज करके क्या क्या व्यापार किया जाता था। और इस व्यापार से क्या होता था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इस नाव वगैरह से किसी चीज़ से यहाँ पे इस क्षेत्र सामान को पहुंचाना आसान होता है, कहीं भी देखिएगा। तो इसका प्रयोग हम लोग किस क्षेत्र, ये जो पूर्वी क्षेत्र था उसका हम लोग मुख्यतः प्रयोग जो मेसोपोटामिया का जगह है उसमें हम लोग करते थे आपको व्यापार के लिए। इसमें व्यापार में क्या क्या था, मछली था, ऊन था, मीट था, खजूर था और इनका यहाँ पे उत्पादन भी होता था और यहीं पे इनका क्या होता था, इनका आपको देखेंगे कि इनका व्यापार भी होता था। तो इस पूर्वी क्षेत्र में आपको इन सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ यूफ्रेट्स नदियाँ का कुछ भाग भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, आप देखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र आपको रेगिस्तानी क्षेत्र था। लेकिन इस क्षेत्र में रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बावजूद आप देखेंगे कि ये जितनी सहायक नदियाँ हैं या यूफ्रेट्स की नदियाँ हैं, ये सारी नदियाँ यहाँ पे आपको डेल्टा का निर्माण करती थी। आपको थोड़ा सा इस मैप में और यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इसको हम और अच्छे से बनाएं, अगर यहाँ पे आपको ये यूफ्रेट्स नदी रखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा का बहुत सारा निर्माण करता है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बाद भी डेल्टा का निर्माण होता था। अच्छा, ये डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ क्या करती हैं, अपने बहाव के दौरान मिट्टियों को काट के ले जाती हैं, उर्वरक जितने भी मिट्टियाँ होती हैं उनको काट कर ले जा करके एक मुहाने पे कहीं पे छोड़ देती हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाद या बोलते हैं या डेल्टा बोलते हैं। अच्छा, इस गाद का निर्माण करने से क्या होता है कि ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाता था, उपजाऊ हो जाता था। और इसी उपजाऊ होने के कारण ये यहाँ पे इन सारे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खेती के लिए उपयुक्त यही जगह था। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बावजूद भी नदियों के डेल्टा के बनाने के कारण इस क्षेत्र में क्या होता था, इस क्षेत्र में खेती बहुत अच्छा से संभव था। तो याद रखिएगा कि पूछता है कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र रेगिस्तानी होने के बावजूद भी वहाँ पे खेती क्यों संभव था। तो इसलिए खेती संभव था क्योंकि नदियाँ वहाँ पे अपना क्या करती हैं, डेल्टा निर्माण कर रही थी। तो इस क्षेत्र में और इसी क्षेत्र में देखेंगे कि आपको लेखन कला तथा शहरी जीवन का शुरुआती आपको साक्ष्य यहीं पे मिलेगा। तो यहीं पे आपको इसी दक्षिण क्षेत्र में लेखन कला का भी शुरुआत और इसी दक्षिण क्षेत्र में आपको शहरी जीवन का भी साक्ष्य आपको मिलेगा। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखना है कि इसके भौगोलिक स्थिति में कौन कैसा था। अब इस जो मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था, यहाँ पे 4 साम्राज्यों का शासन रहता है और इन 4 साम्राज्यों में आप देखेंगे कि सुमेरियन, अकेडियन, बेबीलोन और असूरियन, ये 4 सभ्यता थी। जिसमें सबसे पहले जो आता है सुमेरियन आता है और यह आकर के जानते आपको इसके पूर्वी भाग में इधर इस क्षेत्र में आपको सुमेरियन बस जाते हैं। इन सुमेरियन का क्या था, यही सुमेरियन थे जो सबसे पहले भाषा का जो लिखने का कला का शुरुआत करते हैं और इन्हीं की पहली ज्ञात भाषा जो थी सुमेरियन थी। तो इसलिए इनके जो भाषा थी सुमेरियन नहीं थी, इनकी भाषा जो थी सुमेर थी और इसी सुमेर भाषा के जानकार के लोगों को हम लोग सुमेरियन बोला जाने लगा, क्योंकि ये भाषा जो जानते थे सुमेर जानते थे और इसी के नाम पे इनका क्या नाम पड़ जाता है, सुमेरियन पड़ जाता है। दूसरे जाते हैं अकेडियन। ये अकेडियन जो थे, ये अकेडियन वक्ता थे, मतलब एक अकेडियन भाषा थी और इसके कुछ ज्ञाता थे जो मतलब ये बोल पाते थे। वो लोग कुछ कहीं दूसरे क्षेत्र से यहाँ पे आके रहने आते हैं और यहाँ पे आकर के अपने जो दक्षिणी हिस्सा है इसका, इस दक्षिणी हिस्सा में
में आके अपना स्थान मतलब अपने रहने लगते हैं। और इन्हीं अकेडियन भाषा के जानकार को अकेडियन सभ्यता कहा जाने लगा, सुमेर भाषा के जानकार को सुमेरियन, अकेडियन भाषा के जानकार को अकेडियन कहा जाने लगा। बेबीलोन जो था वो इसके दक्षिणी क्षेत्र में था। और असूरियन जो थे ये भी आपको असुर जो थे इनको असूरियन कहा जाने लगा। और ये 1100 ईस्वी में अपना आके इन्होंने भी उत्तर के क्षेत्र में अपना साम्राज्य का स्थापना किया। तो ये 4 साम्राज्य थे जिसमें आपको सुमेरियन थे जो 3500 से 2500 बीसी तक आते हैं, अकेडियन थे जो 2300 बीसी से आपको 1900 बीसी तक आते हैं, बेबीलोन जो 1900 बीसी से 1300 बीसी तक आते हैं, और असूरियन जो थे वो 1300 बीसी से 612 बीसी तक आते हैं। ये डेट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले जो आते हैं सुमेरियन आते हैं जो सुमेर भाषा के जानकार, अकेडियन वाले अकेडियन कहलाते हैं। बेबीलोन जो सभ्यता थी वो भी आके यहाँ पे रहती है। और फिर सबसे अंतिम जो आते हैं असूरियन आते हैं। इनके बारे में अब इस लेखन कला का विकास कैसे होता है और शहरी जीवन का विकास कैसे होता है और भी कुछ अन्य तथ्य हैं जिसको हम लोग लेके आएंगे। एक छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो और एक बार में आपको समझ में आए। जो भी समझ में नहीं है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम फिर से उसका हो सकता है ये वीडियो बना दें या आपको हम पर्सनली आपको समझा सकते हैं। बाकी कुछ दिक्कत नहीं होगा, जो भी दिक्कत होगा आप ज़रूर बताएंगे और अच्छा लगता होगा तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।